तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 9वीं का जो आप सभी का फिजिक्स, जो आप सभी का जो सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम गति है, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। आखिर गति होता क्या है, गति के बारे में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है 2 लेक्चर है, यानी आपका जो लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2 है, इन दोनों को हम लोग जो है कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है इसको अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग जो है इन दोनों लेक्चर को देख कर आए, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक होने वाले हैं वो सभी जो है इन दोनों लेक्चर से जो है रिलेटेड है। अगर आप लोग ये इसको नहीं देखिएगा, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो कैसे आप लोग आगे के बात को समझ पाइएगा, आगे के टॉपिक को आप लोग कैसे समझ पाइएगा। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहले इसको देखिए, और अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी लेक्चर डालें, जो भी वीडियो डालें, जो भी आपका चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो, अगर आपसे किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक से दिक्कत हो, तो आप लोग जो है उस टॉपिक का नाम जो है कमेंट के अंदर लिखेंगे, ताकि मैं आप सभी को वो बता सकूं कि आखिर उस टॉपिक से रिलेटेड में जो भी जानकारियां हो आपको मैं दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग वेग, त्वरण इत्यादि टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं, इसके पहले हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में बातें की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बातें की थे गति के बारे में, फिर हम लोगों ने बात की थी गति के प्रकार, फिर आप सभी का अगला टॉपिक था उसके बाद गति का वर्णन, फिर था दूरी और वह विस्थापन। ये सारे जो टॉपिक थे हम लोग जो है कवर किए थे लेक्चर नंबर 1 के तहत। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में दूरी व विस्थापन हम लोगों ने देखा था, दूरी व विस्थापन में अंतर हम लोगों ने देखा था, चाल के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद चाल के जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इस सभी दोनों लेक्चर को जो है देख कर आए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग बातें करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर वेग क्या होता है, यानी आपका जो टॉपिक फर्स्ट होने वाला है वो किससे रिलेटेड होगा। पहले वेग के बारे में जानेंगे हम लोग, आखिर वेग जो है वो क्या होता है। फिर आगे देखेंगे वेग के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में, वेग का मात्रक, वेग के प्रकार अगर होंगे तो उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्वरण के बारे में, आखिर त्वरण होता क्या है। उसके बाद देखेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। उसके बाद देखेंगे आखिर त्वरण जो है उसका संकेत क्या होता है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पूर्ण रूप से इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो को जानने के लिए और इस लेक्चर को देखने के लिए, इन सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ करते हुए हम लोग जो है टॉपिक के ऊपर सीधा ध्यान देंगे और जानेंगे अब हम लोग जो वेग होता क्या है। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि वेग, भाई मैं आप सभी के दोस्त या फिर किसी और के मुंह से आप लोग जरूर सुने होंगे, भाई मैं आज 200 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा हूँ, मैं इतना वेग से आ रहा हूँ, मैं इतना के वेग से आ रहा हूँ, एरोप्लेन इतने के वेग से चल रही है, बॉल इतने के वेग से बाहर जा रहा है। ये सब बातें तो आप लोग जो है कॉमन अपने जीवन में सुने ही होंगे। तो आखिर उसी वेग के बारे में आज हम लोग जानेंगे, आखिर वेग जो है होता क्या है। तो देखिए, सीधे तौर पर बताऊं तो वेग जो है विस्थापन से रिलेटेड है। अगर विस्थापन आप जानते हैं तो वेग में आपको जानने में सहूलियत होगी। वेग का ज्यादा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले इसके हम लोग डिफिनेशन को अब देखते हैं, आखिर इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वेग के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने मैंने पहले ही बताया था कि ये जो जितने भी टॉपिक है वो पहले वाले टॉपिक से जो है रिलेटेड है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे चाल से। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाल जो है क्या होता है, इकाई समय में चला गया क्या होती है, दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी एक निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी तय करते हैं उसे हम लोग चाल कहते हैं। चाल में तो हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है कि आप बोलते हैं कि मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा हूँ पूरब की ओर से, ऐसा तो हम लोग नहीं बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस चाल में हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, जिसके कारण उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो अदिश राशि है, उसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। जबकि वहीं वेग जो है क्या होता है,
वेग भी क्या होता है, इकाई समय में चला गया दूरी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दिशा की जरूरत होती है। जैसे कि बोल दिया जाए कि रोहन जो है साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या कर रहा है, पूरब की ओर जा रहा है या फिर पूरब की ओर से आ रहा है। तो ऐसे क्या होता है, वेग में जो है क्या होता है, आपका दिशा की जरूरत होती है, जिसके कारण इसे हम लोग सदिश भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं आखिर वेग जो है उसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है। तो देखिए, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यानी विस्थापन जो होता है उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस टॉपिक को समझ में आप सभी को आ गया होगा। या तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वेग हम लोग किसे कहते हैं, अगर कोई दिशा बताई गई, यानी बताई हुई दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी अगर कोई दिशा बताया जा रहा है और उसमें जितनी दूरी जो है चली जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस टॉपिक को समझ में आप सभी को आ गया होगा। आगे हम लोग बातें करेंगे इसके मात्रक के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले तो अभी हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वेग जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे कोई बोल देता है कि आप वेग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपका जो वेग होगा उसको निकालने के लिए क्या सूत्र होगा आपका, यानी आपका जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो आपका सूत्र हो जाएगा विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, वेग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग v से दर्शाते हैं। और जबकि विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, s से दर्शाते हैं। और समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम कहते हैं, जिसे हम लोग t से दर्शाते हैं। यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा। अगर इसका कोई मात्रक पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड हो जाएगा या किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके वेग के मात्रक हो जाएंगे। तो जो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है इस टॉपिक को समझ में आप सभी को आ गया होगा। इसका कोई प्रकार नहीं है तो हम लोग इसके प्रकार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे, आखिर हम लोगों ने तो चाल के बारे में जान लिया, वेग के बारे में जान लिया। अब इन दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी चाल और आपका जो वेग है, इन दोनों के अंतर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। आखिर इनके अंतर्गत क्या क्या अंतर पाई जाती है। चाल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, वेग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब इनके अंतर को भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में दूरी के बारे में जाना था, विस्थापन के बारे में जाना था, फिर उनके अंतर के बारे में जाना था। तो फिर इनको भी जो है उसी प्रकार से हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तभी जाकर तो हमें समझ में आएगा आखिर इन दोनों में तुलना, आखिर इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, इनमें क्या क्या चीज अंतर पड़ती है। शॉर्ट फॉर्म में हमें याद भी हो जाएगा इनके अंतर्गत क्या क्या आती है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आपका जो चाल है और वेग है इसके अंतर को। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका जो चाल और वेग है इसके अंदर अंतर को। आखिर चाल और वेग में क्या अंतर है, एक बार चाल को और वेग को हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले जाना था कि हम लोग चाल क्या कहलाती है, वेग क्या कहलाती है, तो अब जानने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन दोनों में अंतर को। तो देखिए, चाल एक क्या है, अदिश राशि है। चाल जो क्या बोला जा रहा है, एक अदिश राशि, यानी जब हम चाल को व्यक्त करते हैं तो उसमें दिशा की जरूरत हमें नहीं होती है। केवल किस चीज की जरूरत होती है, जब हम चाल को व्यक्त करते हैं तो उसमें केवल और केवल परिमाण की, यानी अंकों की जरूरत होती है। हमें दिशा की जरूरत नहीं होती, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जरूरत नहीं होती है बताने के लिए। जबकि वहीं वेग को हमें बताने के लिए दिशा की जरूरत होती है। यानी हम पूरब की ओर से इतना वेग से आ रहे हैं, हम पश्चिम की ओर से इतना वेग से आ रहे हैं, हम उत्तर की ओर से इतना वेग से आ रहे हैं, या फिर हम दक्षिण की ओर से इतना वेग से आ रहे हैं। तो इसको बताने के लिए हमें क्या पड़ती है, हमें दिशा की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग एक सदिश राशि है। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। दूसरा, चाल जो है दूरी पर निर्भर करती है।
यानी जो चाल है वो क्या कहलाती है, दूरी के ऊपर निर्भर करती है। यानी कुल पथ की लंबाई को हम लोग जो दूरी कहते हैं, तो जो चाल है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, हमारी दूरी के यानी डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करती है। जबकि वही आपका जो वेग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, विस्थापन, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये जो है विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं आखिर ये इसमें क्या होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या फिर शून्य होते हैं। तो देखिए चाल जो है वो क्या होता है, तो चाल सिंपली हम लोग जानते हैं, जब चाल दूरी के ऊपर निर्भर करता है तो दूरी क्या होती है, वो क्या होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है जिसे बताने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी जो है क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो जब ये दूरी दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है तो चाल भी तो धनात्मक होगा। ये जो टॉपिक है आपको यहाँ समझ में आ गया। पूर्ण रूप से मैंने क्लियरली आपको बताया है, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार जब वेग जो है विस्थापन के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी जब आपका वेग है वो विस्थापन के ऊपर निर्भर कर रहा है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा। ये क्लियर हो गया। और जब वेग सदिश राशि है तो विस्थापन सदिश राशि है, ये भी समझ में आ गया। अगर विस्थापन जो है हम लोग जानते हैं कि विस्थापन जो होता है क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। विस्थापन ये तीनों होता है। तो जब विस्थापन जब ये तीनों होगा तो वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे हम लोग बातें करेंगे अब त्वरण के बारे में। किस चीज के बारे में, त्वरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सलरेशन कहते हैं। जिसका उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसका जो आपका जो एक्सीलरेटर होता है, जिसको एक्सीलरेटर कहते हैं, उसको आप जितने हटते हैं उतने तेजी से आपका बाइक भागता है, वो उसी से रिलेटेड है। यानी एक्सीलरेटर से रिलेटेड क्या है, आपका त्वरण है। त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, अब आगे हम लोग जानेंगे आखिर त्वरण जो है वो होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। त्वरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है इसको हम लोग देखेंगे। फिर त्वरण के प्रकार को देखेंगे, त्वरण के मात्रक को देखेंगे, त्वरण के जो सूत्र है उसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इस सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्वरण के बारे में, यानी एक्सीलरेशन के बारे में, आखिर एक्सीलरेशन क्या होता है। तो अब हम लोग जो है बातें करते हैं त्वरण के बारे में। जो आपका त्वरण जो टॉपिक है वो क्या होता है, यानी आपका जो त्वरण है उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर त्वरण जो है इससे क्या तात्पर्य है। इसको समझने से पहले आपको जो इसके पहले वाला टॉपिक था वेग, वो जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, जो मैं आप सभी को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ। आप लोग उस पर अगर नहीं समझ में आए तो फिर से उसको जाकर वहां से देखिए, उस थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर वेग वाले टॉपिक को फिर से समझिए, तब जाकर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसा कि लिखा गया है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, त्वरित या फिर त्वरण में कहलाएगी। ये तो समझ में आ गया कि आखिर त्वरण का जो त्वरण का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है। अब त्वरण जो है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु जो है समय के साथ अपने अपनी वेग में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो त्वरित कहलाएगी या फिर त्वरण कहलाएगी। ये तो समझ में आ गया कि आखिर त्वरण होता क्या है। चलिए ठीक है, लेकिन अब जानते हैं हम लोग अब त्वरण को निकालेंगे कैसे। यानी जो आपका त्वरण है उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। यानी ए यानी त्वरण बराबर क्या होता है आपका, तो त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन, यानी भी वेलोसिटी में परिवर्तन। ठीक है, बटे समय में परिवर्तन, यानी समय के में परिवर्तन होना, जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल टू अंतिम वेग माइनस
प्रारंभिक प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल या फिर समय। तो आप ऐसे लिखते हैं इसको निकालने के लिए, यानी ए इक्वल टू क्या होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका वेग के बारे में, सॉरी ये तो हो गया आपका त्वरण। आप कैसे निकालेंगे? त्वरण निकालने का सूत्र जब हमें पता चल गया तो त्वरण का मात्रक भी देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक कैसे होगा? तो देखिए त्वरण का मात्रक कैसे होगा। त्वरण का मात्रक यानी ए का मात्रक बराबर क्या होगा आपका वेग का मात्रक। किसका? वेग का मात्रक बटे किसका? समय का मात्रक। ठीक है, तो आप जानते हैं आपका वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड यानी बटे में। उसके बाद आप जानते हैं समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर बटे यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग इसमें लाते हैं लिखने के लिए तो ये दोनों जो है गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो अगर आपसे कोई बोल देता है कि त्वरण का जो मात्रक है वो क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है तो एक बार फिर से बातें कर लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम लोगों ने त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, जिसको निकालते हैं हम लोग कैसे? ए इक्वल टू यानी वेग आपका जो ये यानी त्वरण जो है तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका वो अंतिम वेग जो वस्तु का होगा वो माइनस प्रारंभिक वेग जो होगा वस्तु का वो बटे में समय। इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा आखिर त्वरण का मात्रक बना कैसे। तो त्वरण का मात्रक कैसे बना? वेग का मात्रक जो होता है उससे और समय का मात्रक जो होता है उससे हम लोगों ने त्वरण का मात्रक बनाया। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग बातें करेंगे एक एक करके त्वरण के प्रकार के बारे में। आखिर त्वरण के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से त्वरण होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। आखिर त्वरण कौन सा होता है और कितने प्रकार में त्वरण को बांटा गया है। त्वरण के प्रकार से पहले एक बात मैं आपसे बता दूं, इतना तो हम लोगों ने जान लिया त्वरण क्या होता है, लेकिन एक चीज हम लोग भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? आखिर त्वरण जो है क्या होता है? सदिश राशि होता है या फिर अदिश राशि होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्वरण का सूत्र ही होता है वेग बटा समय। तो जिसमें अगर वेग आ जा रहा है तो वो क्या होगा? उसमें क्या हो जाएगा? वेग जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वेग जब सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इतने तो आप क्लियर हो गया। यानी जो त्वरण है वो क्या है? सदिश राशि है। और ये त्वरण जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या फिर शून्य होता है। तो देखिए जब वेग धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है तो ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। क्योंकि जो त्वरण है किसके ऊपर निर्भर करता है? वेग के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं जो आपका त्वरण है उसके प्रकार के ऊपर, यानी जो त्वरण है उसके कितने प्रकार है। तो देखिए त्वरण के जो प्रकार है वो कितने हैं? दो है। कौन कौन से? एक समान त्वरण और दूसरा है आपका असमान त्वरण। अभी हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले एक समान त्वरण के बारे में। नाम से ही आपको पता चल गया होगा किसके कैसा ये त्वरण है, एक समान यानी एक जैसा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जब किसी गतिशील वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। यानी बोला जा रहा है अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक कार है, वो कहीं से आ रही है, यानी यहां से यहां आ रही है, इसको यहां से यहां आने में लगा 1 मिनट, फिर यहां से यहां आने में लगा फिर 1 मिनट, फिर यहां से यहां आने में लगा इसको 1 मिनट। देखिए यहां से जब ये यहां पहुंचा तो इसका जो है वेग कितना था? मान लीजिए तो अगर कोई वस्तु जो है तो वो क्या कर रही है, तो अगर कोई वस्तु है तो उसके वेग में जो है एक समान दर से अगर कोई बढ़ोतरी हो रही है, यानी प्रत्येक हमेशा जो है
यानी हमेशा जो है उसका वेग जो है एक समान रह रहा है, यानी एक जैसा रह रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरण में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु में के त्वरण में जब परिवर्तन होता है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई गतिशील वस्तु जो है उसके वेग में जो है एक समान दर से, यानी एक समान यानी एक जैसा परिवर्तन हो, एक समान दर से जो है बढ़ोतरी हो रही है यानी बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरण के अंतर्गत जानेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगला टॉपिक जो है आपका असमान त्वरण है, तो हम लोग समय को बिना व्यर्थ किए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं असमान त्वरण को। तो यहाँ पे अब अ को हम लोग जोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट के लिए। असमान त्वरण हो गया, तो इसका डिफिनेशन कैसा बनेगा, तो देखिए इसका ऐसा बनेगा, जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में एक समान दर से नहीं बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, असमान त्वरण। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से मैं बता दूं कि जब किसी वस्तु के, जब कोई गतिशील वस्तु है उसके वेग में एक समान दर से परिवर्तन अगर नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। यानी उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, असमान त्वरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, मंदन के नाम से। ठीक है, एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर वस्तु के जो वस्तु का वेग है उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। जब उस वस्तु के वेग में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें क्या हो रही है, ऋणात्मक यानी घटता है, वेग उसका घट रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, और उसको हम लोग मंदन कहेंगे या फिर ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। मंदन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब वस्तु के वेग में जब वस्तु के त्वरण में क्या होती है, कमी आने लगती है या फिर वेग में कमी आने लगती है, तब उस समय मंदन की जो है स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने जान लिया कि जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में एक समान दर से बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूं। अब आगे हम लोग बातें करेंगे, जो आप सभी का टॉपिक है वो क्या है, हम लोग देखते हैं आखिर कौन सा टॉपिक जो है, आगे हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सभी के अगले टॉपिक को। तो हम लोग जो है इतने सारे बातों को, तो हम लोग इतने सारे टॉपिक जो है आपके उसको समझ लिए, यानी कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने पहले गति के बारे में समझा, गति के प्रकार के बारे में समझा, चाल के बारे में समझा, चाल के प्रकार के बारे में समझा, चाल का हम लोग गति का वर्णन किए, वेग के बारे में देखा हम लोगों ने, उसके बाद त्वरण के बारे में हम लोगों ने देखा। इतने सारे टॉपिक तो हम लोगों ने जान लिया है। अगला जो टॉपिक होने वाला है आपका, आप जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, गति के समीकरण। यानी जो आपके गति है उससे रिलेटेड कुछ समीकरण है, उससे हम लोग बातें करेंगे, उसके बारे में आखिर समीकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये जो समीकरण है मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पूछेंगे कि इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो ज्यादातर इसका यूज कहाँ पे होता है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस समय इसका ज्यादातर यूज होता है। समीकरण को कभी इस्तेमाल कब होता है, जब क्वेश्चन को हम लोग यूज करते हैं तब। जैसे हम लोग लिखते हैं समीकरण एक व दो से ऐसे, तो उस समय हम लोग लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोग समीकरण के कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। समीकरण के अंदर आने वाले कुछ मुख्य शब्द वो कौन कौन से है, तो देखिए सबसे पहला शब्द जो है आपका क्या है, भी है। ये क्या है, इसको इससे हम लोग क्या दर्शाते हैं, भी से हम लोग क्या दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला जो शब्द है वो क्या है, यू है। यू से हम लोग किस चीज को दर्शाते हैं। उसके बाद क्या है आपका एस है, इसको किस चीज के लिए दर्शाते हैं। उसके बाद आपका टी है, इससे हम लोग किस चीज को दर्शाते हैं। फिर आपका क्या है, ए है, इसको हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, भी यानी क्या होता है आपका अंतिम वेग। क्या होता है आपका अंतिम वेग। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है आपका
प्रारंभिक वेग, ठीक है, क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग। एस का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जाना था, विस्थापन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से, यानी विस्थापन है आपका ये क्या है आपका विस्थापन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टी को देखते हैं, टी से क्या होता है आपका समय, समय को हम लोग दर्शाते हैं। और ए से हम लोग किस चीज को दर्शाते हैं, तो ए से आपको हम लोग त्वरण को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, त्वरण को। तो मैं कहूंगा आपसे कि ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं इसको आप अपने दिमाग में उतार लें, कॉपी पेस्ट कर लें या फिर प्रिंट आउट करा लें, क्योंकि ये जो नाम है आपको हर बार हर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यूज करना पड़ेगा। यानी ये जितने भी नाम है आपको हमेशा हर समय हर वक्त आपके फिजिक्स में काम में आएंगे। यही जो है शब्द है ये क्या आएंगे, आपके गति का जो समीकरण होने वाला है उसके अंदर आएंगे। तो देखते हैं आखिर गति के समीकरण कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए गति के समीकरण कितने होते हैं, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से समीकरण होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आपका पहला समीकरण क्या होता है उसको देखेंगे, दूसरा कौन सा है इसको देखेंगे, फिर आपका तीसरा समीकरण क्या है इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग आखिर ये समीकरण जो है कैसे इन लोगों से मिलकर बने हैं और किस चीज को निकालने के लिए इन समीकरण का यूज होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका पहला समीकरण कौन सा है, दूसरा समीकरण कौन सा है और तीसरा समीकरण कौन सा है। तो चलिए देखते हैं पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण को। तो आपका पहला समीकरण जो है वो क्या है, तो देखिए आपका पहला समीकरण है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी आपको अगर v को निकालना है, यानी आपको अगर अंतिम वेग निकालना है तो आपको प्रारंभिक वेग, उसके बाद उसी के साथ क्या होता है त्वरण के साथ समय का गुणनफल करना होगा, तब जाकर आपका जो है वेग निकलेगा। उसके बाद अगला जो है आपका वो क्या है, तो अगला आपका जो है अगला समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। क्या है आपका जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, s इक्वल टू, यानी आपको अगर विस्थापन निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको समय और प्रारंभिक वेग यानी u और t यानी समय, इन दोनों का गुणनफल प्लस 1/2 यानी 1/2 यानी आधा त्वरण, यानी आपको 1/2 और त्वरण और आपका जो समय है इनका गुणनफल का जो है क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, तो तब जाकर क्या होगा आपका विस्थापन निकलेगा। उसके बाद देखिए आपका जो तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण क्या है आपका, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपसे कोई वेग वही बात है अंतिम वेग का स्क्वायर हम लोग को वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो आपका u का स्क्वायर होगा वो प्लस 2as, ऐसे करके इसके मान को हम लोग इसके मान के आधार पर हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। अब देख लेते हैं इन तीनों समीकरण को, आखिर ये तीनों समीकरण कैसे आए हैं, इनको हम लोग प्रूव भी तो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि गति का प्रथम समीकरण यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग आप सिद्ध कीजिए, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके सिद्ध करेंगे आखिर ये कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इन तीनों को। तो अब बारी है आपका जो पहला समीकरण है यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको सिद्ध करने के लिए कि आखिर ये कहां से आता है। उससे पहले एक हम लोग स्थिति देख लेते हैं, आखिर प्रारंभिक वेग कहां से होता है, अंतिम वेग कहां पे होता है, समय कैसे होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है बिंदु यहाँ से इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और इस बिंदु पर जाकर वो रुक जाती है, तो किस वेग से जाएगी, प्रथम जो है उसका जो प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका u हम लोग मानेंगे, प्रारंभिक वेग हम लोग उसका क्या मानेंगे u मानेंगे, और अंतिम वेग क्या मानेंगे हम लोग v मानेंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा था v इक्वल टू अंतिम वेग u इक्वल टू प्रारंभिक वेग। ठीक है, उसके बाद हम लोग समय को कहां पे लेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या हम लोग कितना समय लग रहा है इन दोनों को उसको हम लोग देखेंगे। तो समय कहां पर रहेगा, हमेशा उसके गुणनफल में यानी बटे में रहेगा।
इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आखिर जो है ये कैसे आता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपका ये जो सूत्र है वो ये जो समीकरण है वो कहाँ से आता है। तो ये जो समीकरण आपके त्वरण से आता है। त्वरण से कैसे आता है तो आप पूछेंगे आखिर त्वरण से, मैंने बता दिया त्वरण से आता है, लेकिन कैसे आता है उसी को सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखेंगे आखिर उसको वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका त्वरण। आपको कोई त्वरण निकालने को बोलता है तो आप कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या लिखते हैं आप, समय। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं त्वरण को A इक्वल टू अंतिम वेग को हम लोग क्या लिखते हैं V, जो हम लोग पहले ही बातें कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आगे में जो भी मैं वर्ड का यूज करूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो जितने भी वर्ड आने वाले हैं ये प्रॉपर आपको आपके साथ यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। फिर देखिए u माइनस प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, v क्या है आपका अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और t क्या यहाँ पे समय क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई समस्या अगर आपको है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया, इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ। तो हम लोग जो है एक बार सीधे तौर पे इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है। ए इक्वल टू क्या होता है आपका v माइनस यू बाई टी। इतना तो क्लियर हो गया। आगे जब इसको हम लोग हल करते हैं तो कैसा होता है, ये जो है किधर आ जाता है, जब हम लोग जानते हैं जब भागे में जब कोई संख्या जो है या फिर कोई कोई वर्ड हो जब बटे में रहता है तो अगर ये बराबर के इस तरफ आता है तो किस में होता है, गुना में हो जाता है। तो हम लोग इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, कैसे। अब देखिए ये क्या है, इधर माइनस में है, माइनस का यू जो है क्या इस चीज में माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं जब तक यहाँ तक इसको बराबर नहीं करेंगे हम लोग, इधर से कोई संख्या एक तरफ नहीं करेंगे तब तक मान कैसे निकलेगा। तो चलिए देखिए इसको हम लोग अगर इधर भेजते हैं तो जब ये माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू भी हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां तक क्या हो जा रहा है, आपका जो समीकरण है वो क्या हो जा रहा है, प्रूव्ड हो जा रहा है। क्या हो गया आपका समीकरण जो है, क्या हो गया आपका समीकरण जो है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो आपका यह समीकरण जो है गति का प्रथम समीकरण है, यह पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बातें करेंगे जो आपका गति का दूसरा समीकरण है उसके बारे में। आखिर गति का दूसरा समीकरण जो है वो क्या होता है, आप लोग तो उसका जो वर्ड है उसी से समझ गए होंगे कि गति का दूसरा समीकरण जो है किस चीज के लिए है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गति के दूसरे समीकरण को और उसको हम लोग प्रूव करते हैं आखिर वो कैसे आता है। तो चलिए अब देखिए आपका जो गति का दूसरा समीकरण है वो क्या कहता है। तो हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण के बारे में तो बातें कर ली है। अब हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, आपका जो गति का दूसरा समीकरण है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं अब आप सभी का गति का दूसरा समीकरण जो है वो क्या है। तो हम लोग किसके बारे में बातें करने वाले हैं, सबसे पहले मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, गति के दूसरे समीकरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, गति के का दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा
समीकरण। तो ये जो क्या है आपका अभी का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं गति का दूसरा समीकरण क्या है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था। गति का जो है दूसरा समीकरण क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्या है आपको गति का दूसरा समीकरण है, इसको याद रखना है और इसी को हम लोग को क्या करना है, अब प्रूव्ड करना है आखिर ये कैसे आया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, एक स्थिति मानेंगे, ठीक है। उस स्थिति कैसे मानेंगे, तो देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए बॉल है, वो यहाँ से क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है और यहाँ से चलते चलते कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ जाकर ये रुक जा रहा है। तो ये क्या किया यार, इसका जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये u वेग से जो है चलना प्रारंभ करता है और v वेग पे जाकर क्या हो जाए, रुक जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा और इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आपका जो है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, औसत वेग। मैं आप सभी को बता दूं औसत वेग, औसत वेग का क्या मतलब है। औसत वेग, औसत इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा। औसत वेग क्या हम लोग निकालने वाले हैं। औसत का मतलब क्या होता है, औसतन यानी वो वस्तु जो है कितना है, जो है हम लोग कितने उसका उस वस्तु का जो है वेग कितना है, औसत में हम लोग निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग औसत वेग का तो हम लोगों को पता है ही कि कैसे निकलता है। तो जितना बार उसका स्थान पर जितना, जैसे अगर हम लोग औसत चाल निकालेंगे तो जितना उसका चाल, जितना जितना चाल है उसको हम लोग लिखते हैं, बटे में उसका जितना जितना समय रहता है उतना हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी चीज का औसत निकालते हैं तो उसकी जितनी संख्या होती है उसको लिखते हैं और उसकी जितनी संख्या होती है उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए औसत वेग को, अगर वेग को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वेग को हम लोग लिखते हैं v, यानी वेलोसिटी यानी v, और औसत को एवरेज यानी a, ठीक है। तो va इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी औसत वेग का इक्वल टू क्या हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोगों के पास कितना वेग है पहले ये देखेंगे। हम लोग के पास तो इस स्थिति में दो वेग है, पहला वेग और दूसरा वेग, ठीक है। यहाँ पे कितना वेग है, दो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक वेग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में इनकी संख्या कितनी है, 1 1 2, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने अब तो कहेंगे कि भाई इतना क्या लिखने की क्या जरूरत है, अरे हमको प्रूव्ड करना है तो ये तो हम लोग की स्थिति में से तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। तो हम लोगों को तो पता ही है तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं औसत वेग ना लिख करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा वी ए इक्वल टू एस बाई टी, यानी विस्थापन बटे समय। ये क्या हो जाएगा आपका औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग समीकरण मान लिया तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करें। क्या करें, तुलना की, तुलना करने पर, ठीक है। आप लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का जो LHS है वो क्या है, एक जैसा है। RHS को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग उठा के लाएंगे इधर, यानी S बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा U प्लस V बाई 2। इतना क्लियर है। यहाँ से यहाँ उठा लिया, यहाँ से यहाँ उठा लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टी को इधर भेजेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी यहाँ पे होगा आपका S इज इक्वल टू टी इंटू यू प्लस भी, ठीक है, बटे 2। अब यहाँ से एक स्थिति उत्पन्न होती है, और कैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोग देखिए। यहाँ पे एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका क्या कारण है, जिसका कारण है ये खुद, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही गति का प्रथम समीकरण पढ़ा था। तो अब हम लोग लिखेंगे
क्यों लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी होता है, जो क्या होता है गति का प्रथम समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, समीकरण से क्या होता है आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी हम लोगों को v के जगह पर अगर हम लोग u प्लस ए टी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लिखते हैं, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबको इसे उठा कर लाएंगे, यानी s इज इक्वल टू टी इंटू यू, और हम लोग को v के जगह पर किसको रखना है u प्लस ए टी को, तो हम लोग रख देते हैं। फिर इसको ब्रैकेट बंद, बटे में क्या है 2 है तो 2 को रहने दो। अब देखो u क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2u हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं s इक्वल टू टी u प्लस u यानी 2u, ठीक है, प्लस ए टी, ठीक है, बटे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, t से में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी, टी में टी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, बटे में क्या है 2 है। एक स्टेप और हम लोग बढ़ते हैं, एक स्टेप हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अगर हम लोग 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी अगर 80 का हम लोग आधा भाग में करना है तो 1/2 भाग है, यानी आपको एक रोटी को 2 भाग करना है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप 1/2 लिख सकते हैं, यानी एक रोटी का 2 भाग। तो उसी प्रकार से 80 को हम लोग 2 भाग करना है तो 1 80 का 2 भाग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शॉर्टकट। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगा तो मैं आपको कहाँ पे लिखूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रब करके मैंने यहीं पे बता दिया कैसे कट रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1/2 ए टी स्क्वायर, ये क्या होगा आपका हैंड्स प्रूव्ड, यहाँ पे हो गया है, यानी हाथों हाथ क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये जो समीकरण है वो प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये तो आपका गति का दूसरा समीकरण जो है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुका है, जिसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। इतना तो क्लियर हो गया। आगे हम लोग किसके बारे में बातें करेंगे, तो आगे हम लोग बातें करेंगे गति का तीसरा समीकरण जो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। अब हम लोग देखते हैं गति के तीसरे समीकरण को, आखिर इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बातें करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में। गति का तीसरा समीकरण जो है गति के दूसरे समीकरण के जैसे ही है, कुछ स्टेप जो है उसी के जैसे होंगे, उसके बाद कुछ इसमें अंतर होंगे। तो फिर से हम लोग स्थिति मानेंगे जैसा हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण में माना था वैसे ही। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्थिति को। तो देखिए कोई वस्तु जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ जाकर रुकती है, ठीक है, यानी वो u वेग से चलना प्रारंभ करती है और v वेग से जाकर वहां पे रुक जाती है। तो इसके बीच का जो है दूरी क्या हो जाएगा, हम लोग s मानेंगे, ठीक है, और इसमें लगा समय क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना वेग है, 2 वेग है, ठीक है। तो आपका गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, क्या होता है आपका v स्क्वायर, क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इतना तो क्लियर है। हम लोग यहाँ से एक अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे हम लोग 2 भागों में समीकरण को करेंगे। तो देखिए अब हम लोगों को निकालना होगा सबसे पहले औसत वेग। औसत वेग मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी va इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास कितना वेग है,
स्थिति में कितना वेग है, एक है, एक दो वेग है, कितना वेग है, दो, एक प्रारंभिक और दूसरा अंतिम वेग। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, उठाएंगे और भैया जी को यहाँ बैठा देंगे। कैसे, ऐसे देखिए, ये भाई साहब बैठ गए, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी है, दो है, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, कितनी है, दो है, गलती नहीं करनी है, दो। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण एक। इतना क्लियर है। आगे देखिए, भी है, अब हम लोग को निकालना है औसत, इसका औसत वेग का सूत्र। तो भी है, हम लोग जानते हैं औसत वेग का सूत्र क्या होता है, आपका s बाई टी। ये क्या हो गया आपका गति, क्या इसका, ये क्या हो गया आपका समीकरण दो, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो से, या फिर तुलना करने पर, एक व दो, एक व दो का तुलना, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए इस दोनों समीकरण का क्या है, LHS जो है सेम है, तो RHS को भी हमको सेम करना होगा जैसे पहले किए थे। तो इन भैया जी को उठा कर लाइए इधर, यानी हो जाएगा आपका s बाई टी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका s बाई टी इक्वल टू u प्लस v बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो t है इधर भाग में, इधर लाने पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t इंटू यू प्लस v बाई टू। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्थिति उत्पन्न होगी, गति के दूसरे समीकरण में तो हम लोगों ने v का मान निकाला था ना, वहां पे v के जगह पे उसका मान पुट किया था, लेकिन अब हम लोग t का मान पुट करेंगे, यानी t को निकालेंगे। इसको भी हम किससे निकालेंगे, गति के प्रथम समीकरण से ही निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, t इधर रोमन अंक में माने तो हम लोग रोमन में ही मानेंगे, तो यहाँ पे 3i हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग गति के प्रथम समीकरण से, किससे, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। आपका गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना किसका मान है, t का, तो हम लोग क्या करना होगा, u को इधर भेजना होगा, ठीक है। तो u जब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी। फिर अगर a जो है इधर किधर किस में है, इधर a जो आपका किस में है, गुना में है, यहाँ पे t के साथ गुना में है। फिर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये किधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, ठीक है। यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या जान लेते हैं, आगे तो हम लोग इतना तो t का मान निकल गया इतना, तो हम लोगों ने तो v के जगह पे क्या किया था, जो v का मान था उसको उस समय पुट किया था, यानी समीकरण 2 के अंतर्गत। अब बातें आती है समीकरण 3 की, तो इस समीकरण 3 के यानी गति का जो तीसरा समीकरण है, इसके अंतर्गत हमको किसका निकालना है मान, हमको t का मान निकालना है, ठीक है। तो t का मान जो आएगा उसको हम लोग t के स्थान पर पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, t के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्योंकि पहले तो t है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा आपका a है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a, ठीक है। इधर से इसको घेर देंगे, फिर जो यहाँ पे रखा गया है इस मान को इधर उठाकर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका u प्लस v बाई टू, बटे में दोनों को गुना कर देंगे हम लोग। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, s इक्वल टू v माइनस यू, फिर v प्लस यू बटे 2a हो जाएगा, a और 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या करेंगे, ये भाग में है, किस में है, भाग में, इसको हम लोग कहाँ लाएंगे, उठाकर इधर लाएंगे, ठीक है। क्यों लाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो है किस में है, भाग में है। तो चलिए इसको हम लोग लाते हैं इधर। अगर हम लोग इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2as, ठीक है, 2as समझ में आ रहा होगा आपको, इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे जो है 2s हो जाएगा, तो जो बचेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, यानी v माइनस यू, फिर लिखेंगे हम लोग u प्लस v, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें लिखने के लिए जगह नहीं बच रही है, मैं इधर से रब कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से मिटा रहा हूँ। आप लोग जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। चलिए मैं इधर से मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है, तो मैं सॉल्व कहाँ कराऊंगा। तो देखिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि आपका जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, इक्वल टू में क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि ये किस लिए लिखवा रहे हैं सर, भैया जी किस लिए आप लिखवा रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आया। तो देखिए भैया जी, आप यहाँ पे देखिए v माइनस यू v प्लस यू, v माइनस यू यानी यहाँ पे a के जगह पे v और यहाँ पे u के b के जगह पे u, v माइनस यू, फिर यहाँ पे देखिए a के जगह पे u प्लस b के जगह पे v, प्लस माइनस, यानी ये क्या कर रहा है, ये जो आप सूत्र कब पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, इसमें तिक्रम बैठा के हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका भी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे वैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो चलिए आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2as, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2as है, 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2s इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे अब देखिए आगे आप खुद देख सकते हैं, जब इतना हो चुका है तो इस भैया जी को इधर माइनस में तो रहेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा हमें, इनको उठा के हम लगाएंगे इधर, इधर लेंगे इधर। तो देखिए भी यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू भी का स्क्वायर, जिसे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा ये भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी जो है समीकरण आपका क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड, यानी हाथों हाथ आपका ये भी समीकरण क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों जो समीकरण है आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। आप लोग जो इसको एक बार नोट करेंगे, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, आप लोग जो है इसको जो है नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इतना सब तो हम लोगों का क्लियर हो गया। आगे हम लोग जो है बातें करेंगे जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें तो कोई क्लियर आपको डाउट नहीं आया होगा, इतना जो तीनों समीकरण इन सभी में आपको क्लियरेंस हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ इन तीनों जो समीकरण है समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आप सभी के अगले टॉपिक को। तो अब हम लोग जो है बातें करते हैं एक समान वृत्तीय गति के बारे में। तो आप लोगों का नाम से ही क्लियर है, एक समान यानी एक जैसा गति, कैसी गति, एक जैसी वृत्तीय गति के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक जैसी वृत्तीय गति क्या होती है। तो देखिए बोला जा रहा है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर, यानी जब कोई कण जो है गोल यानी वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर कैसी गति कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तब उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब कोई कण है, यानी ये कण है, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ पर जो है एक समान चाल से जो है चल रहा है, तब उसका जो है क्या होगा, तब इसका जो गति होगा वो क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि जो आपका एक समान वृत्तीय गति है वो क्या कहलाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या फिर अगर सवाल आ जाता है कि बताइए एक समान वृत्तीय गति में क्या है, जो कण है उसका चाल x जैसा होगा, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब कोई वस्तु जो है या फिर कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है,
यहीं पे क्लियर है कि उसका जो चाल है वो क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन मैं अगर पूछता हूं कि क्या इसका दिशा भी एक समान होगा, तो आप लोग बोलेंगे क्या हाँ या नहीं? हाँ बोलेंगे आप, तो बिल्कुल गलत बात, अब आप गलत सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि यहीं पे आप देखिए, मान लीजिए ये कण जो है, इसका दिशा अगर इधर से घूम रहा है तो इसका दिशा भी किधर है? इधर की तरफ है। ये यहाँ आता है, फिर इसका दिशा इधर की तरफ, घूमते घूमते यहाँ आता है, इसका दिशा इधर की तरफ, घूमते घूमते इधर आएगा तो फिर यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से यहाँ जाता है तो ये सीधे नीचे की तरफ, इधर से घूमता है इधर तो इधर की तरफ, यहाँ से यहाँ जाएगा तो सीधे चला जाएगा, फिर यहाँ से अगर उठता है तो इधर की तरफ चला जाता है। ये कण अगर और आगे बढ़ेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इधर बढ़ता है तो फिर ये तिरछा जाएगा। आप खुद ही देखें कि ये जो है कितना बार दिशा को बदल रहा है। कभी अगर यहाँ जा रहा है, यहाँ से कौन चलना शुरू कर रहा है तो इधर, अभी समझ में आएगा कि इधर चल रहा है, किधर की तरफ, इधर जो है आपका पश्चिम की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर होता है, ठीक है। तो जो है पश्चिम की तरफ चल रहा है। फिर आप थोड़ा सा अगर देखेंगे और आगे बढ़ रहा है तो ये किधर, पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम की तरफ जो है ये चल रहा है। थोड़ा सा और अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो है उत्तर दक्षिण की ओर चल रहा है, फिर उसी तरह से दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ आ रहा है, फिर पश्चिम दक्षिण की तरफ आते आते, मतलब ये जो है हर समय जो है अपनी क्या कर रहे हैं, स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। स्थिति में परिवर्तन तो कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, अपने दिशा में जो है हमेशा परिवर्तन कर रहा है। तो आपसे अगर पूछता है कोई कि बताइए एक समान चाल के बारे में कुछ, तो आप क्या बताएंगे कि जो एक समान चाल है क्या होती है, इसके जो चाल होता है इसका वो एक जैसा होता है। इस गति में, एक समान वृत्तीय गति में जो है इसका चाल जो क्या होता है, किसी भी कण का एक समान होता है, इसका चाल जो है एक जैसा होता है। लेकिन उस कण का जो दिशा है वो क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली आप सभी का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम लोगों का ये जो लेक्चर है वो भी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो ये पूर्ण रूप से जो जितने भी हम लोग टॉपिक जो है आप आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बातें की है, ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले कुछ बातें हो जाए। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से जानकारियां प्राप्त कर सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके अगले चैप्टर को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।